नमस्कार। जूही स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई उपन्यास प्रेमा। प्रेमा का तीसरा व चौथा भाग हमने सुन लिया था। आज हम उसका 5वां भाग सुनेंगे। तो चलिए शुरुआत करती हूँ। यह गजरा क्या हो गया। पंडित बसंत कुमार का दुनिया से उठ जाना केवल पूर्णा के लिए ही जानलेवा न था। प्रेमा की हालत भी उसी की सी थी। पहले वह अपने भाग्य पर रोया करती थी। अब विधाता ने उसकी प्यारी सखी पूर्णा पर विपत्ति डालकर उसे और भी शोकातुर बना दिया था। अब उसका दुख हटाने वाला, उसका गम गलत करने वाला कोई न था। वह आजकल रात दिन मुंह लपेटे चारपाई पर पड़ी रहती है। न वह किसी से हंसती है न बोलती है। कई कई दिन बिना दाना पानी के बीत जाते हैं। बनाव सिंगार उसको जरा भी न भाता। सर के बल 2-2 हफ्ते न गूथे जाते। सुरमादानी अलग रोई पड़ी है। कंघी अलग हाय हाय कर रही है। गहने बिल्कुल उतार फेंके थे। सुबह से शाम तक अपने कमरे में पड़ी रहती। कभी जमीन पर करवटें बदलती तो कभी इधर उधर बौखलाई हुई घूमती। बहुधा बाबू अमृत राय की तस्वीर को देखा करती और जब उसके प्रेम पत्र याद आते तो रोती। उसे अनुभव होता कि अब मैं थोड़े दिनों की ही मेहमान हूँ। पहले 2 महीने तक तो पूर्णा का ब्राह्मणों के खिलाने पिलाने और पति के मृतक संस्कार में सांस लेने का अवकाश न मिला कि प्रेमा के घर जाती। इसके बाद भी 2-3 महीने तक वह घर से बाहर न निकली। उसका जी ऐसा बुझ गया था कि किसी के घर न गई। हाँ, प्रेमा माँ के मना करने पर भी 2-3 बार उसके घर गई थी, मगर वह जहाँ जाकर आप रोती और पूर्णा को भी रुलाती, इसलिए अब उधर जाना छोड़ दिया था। किंतु एक बात वह नित्य करती। वह संध्या समय महताबी पर जाकर जरूर बैठती। इसीलिए नहीं कि उसको समय सुहाना मालूम होता या हवा खाने को जी जाता था। नहीं, प्रत्युक्त केवल इसलिए कि वह कभी कभी बाबू अमृत राय को उधर से आते जाते देखती। हाय, जिस वक्त वह उनको देखते उसका कलेजा बासो उछालने लगता। जी चाहता कि कूद पड़ूं और उनके कदमों पर अपनी जान निछावर कर दूं। जब तक वह दिखाई देते अटकी रहती बांधे उनको देखा करती। जब वो आंखों से ओझल हो जाते तब उसके कलेजे में एक हूंक उठती। आपे की कुछ सुधि न रहती। इसी तरह कई महीने बीत गए। एक दिन वह सदा की भांति अपने कमरे में लेटी हुई करवटें बदल रही थी कि पूर्णा आई। इस समय उसको देखकर ऐसा ज्ञात होता था कि वह किसी प्रबल रोग से उठी हुई है। चेहरा पीला पड़ गया था, जैसे कोई फूल मुरझा गया हो। उसकी कपोल का जो कभी गुलाब की तरह खिले हुए थे, अब कुम्हला गए थे। वे मृगी सी आंखें, जिसमें किसी समय अपने जवानी का मतवालापन और प्रेमी का रस भरा हुआ था, अंदर घुसी हुई थी। सिर के बाल कंधों पर इधर उधर बिखरे हुए थे। गहने पाते का नाम न था। केवल एक नैन सुख की साड़ी बदन पर पड़ी हुई थी। उसको देखते ही प्रेमा दौड़कर उसके गले में लिपट गई और लाकर अपनी चारपाई पर बिठा दिया। कई मिनट तक दोनों सखियां एक दूसरे के मुंह को ताकती रहीं। दोनों के दिल में ख्यालों का दरिया उमड़ा हुआ था, मगर जबान किसी की न खुलती थी। आखिर पूर्णा ने कहा, आजकल जी अच्छा नहीं है क्या? गलकर काटा गई है। प्रेमा ने मुस्कुराते की चेष्टा करके कहा, नहीं सखी, मैं बहुत अच्छी तरह हूँ। तुम तो कुशल से रही। पूर्णा की आंखों में आंसू डबडबा आए। बोली, मेरा कुशल आनंद क्या पूछती हो?
सखी, आनंद तो मेरे लिए सपना हो गया। 5 महीने से अधिक हो गए, मगर अब तक मेरी आंखें नहीं झपकी। जान पड़ता है कि नींद आंसू होकर बह गई। प्रेमा, ईश्वर जानता है सखी, मेरा भी तो यही हाल है। हमारी तुम्हारी एक ही गत है, मगर तुम ब्याही विधवा हो तो मैं कुंवारी विधवा हूँ। सच कहती हूँ सखी, मैंने ठान लिया है कि अब मैं परमार्थ के कामों में ही जीवन व्यतीत करूँगी। पूर्णा, कैसी बातें करती हो प्यारी, मेरा और तुम्हारा क्या जोड़ा। जितना सुख भोगने मेरे भाग्य में बधा था भोग चुकी, मगर तुम अपने को क्यों घुलाए डालती हो। सच मानो सखी, बाबू अमृत राय की दशा भी तुम्हारी सी है। वे आजकल बहुत मलिन दिखाई देते हैं। जब कभी इधर की बात चलती हूँ तो जाने का नाम ही नहीं लेते। मैंने एक दिन देखा, वह तुम्हारा काढ़ा हुआ रुमाल लिए हुए थे। यह बातें सुनकर प्रेमा का चेहरा खिल गया। मारे हर्ष की आंखें जगमगाने लगी। पूर्णा का हाथ अपने हाथ में लेकर और उसकी आंखों से आंखें मिलाकर बोली, सखी, इधर की और क्या क्या बातें आई थी। पूर्णा, अब क्या सब आज ही सुन लोगी। अभी तो कल ही मैंने पूछा कि आप ब्याह कब करेंगे, तो बोले जब तुम चाहो। मैं बहुत लज्जा गई। प्रेमा, सखी, तुम बड़ी ढीठ हो। क्या तुमको उनके सामने निकलते बैठते लाज नहीं आती। पूर्णा, लाज क्यों आती, मगर बिना सामने आए काम तो नहीं चलता। और सखी, उसने क्या पर्दा करूँ, उन्होंने मुझ पर जो जो अनुग्रह किए हैं उनसे मैं कभी उत्तीर्ण नहीं हो सकती। पहले ही दिन जबकि मुझ पर वह विपत्ति पड़ी, रात को मेरे यहाँ चोरी हो गई। जो कुछ आसपास था पापियों ने मूस लिया। उस समय मेरे पास एक कौड़ी भी न थी। मैं बड़े फेरे में पड़ी हुई थी कि अब क्या करूं। जिधर आंख उठाती अंधेरा ही था। उसके तीसरे दिन बाबू अमृत राय आए। ईश्वर करे वह युग युग जिए। उन्होंने बिल्लों की तनख्वाह बांध दी और मेरे साथ भी बहुत सलूक किया। अगर वह उस वक्त आड़े ना आते तो गहने बातें अब तक कभी के बिक गए होते। सोचती हूँ कि वह इतने बड़े आदमी होकर मुझ भिखारिन के दरवाजे पर आते हैं, तो क्या उनसे क्या पर्दा करूं। और दुनिया ऐसी ही है कि इतना भी नहीं देख सकती। वह जो पड़ोसी में पंडाइन रहती हैं, कई बार आई और बोली कि सर के बाल मुड़ा लो, विधवाओं का बाल न रखना चाहिए, मगर मैंने अब तक उनका कहना नहीं माना। इस पर सारे मोहल्ले में मेरे बारे में तरह तरह की बातें हो जाती हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। जितने मुँह उतनी बातें। बिल्लो आकर सब वृतांत सब मुझसे कहती है। सब सुना देती हूँ और रो धोकर चुप हो जाती हूँ। मेरे भाग्य में दुख भोगना, लोगों की जली कटी सुनना न लिखा होता तो यह विपत्ति की काहे को पड़ती। मगर चाहे कुछ हो, मैं इन बालों को मुड़वाकर मुंडी नहीं बनना चाहती। ईश्वर ने सब कुछ तो हर लिया, अब क्या इन बालों में भी हाथ धोऊं। यह कहकर पूर्णा के कंधों पर बिखरे हुए लंबे लंबे बालों पर ऐसी दृष्टि से देखा मानो वे कोई धन है। प्रेमा ने भी उन्हें हाथ से संभाला कर कहा, नहीं सखी, खबरदार, बालों को मुड़वाओगी तो हमसे तुमसे न बनेगी। पंडाइन को बकने दो, वह पागल आ गई है। यह देखो नीचे की तरफ जो ऐंठन पड़ गई है, कैसी सुंदर मालूम होती है। यही कहकर प्रेमा उठी, बक्स में सुगंधित तेल निकाला और जब तक पूर्णा हाय हाय करे कि उसके सिर की चादर खिसका कर तेल डाल दिया और उसका सर जांग पर रखकर धीरे धीरे मलने लगी। बेचारी पूर्णा इन प्यार की बातों को न सह सकी। आंखों में आंसू भरकर बोली, प्यारी प्रेमा, यह क्या गजब करती हो। अभी क्या कम उपहास हो रहा है। जब बाल सवारे निकलूंगी तो क्या गत होगी। अब तुमसे दिल की बात क्या छिपाऊं सखी।
ईश्वर जानता है, मुझे यह बाल खुद बोझ मालूम होते हैं। जब इस सूरत का देखने वाला ही संसार से उठ गया तो यह बाल किस काम के। मगर मैं इनके पीछे पड़ोसियों के ताने सहती हूँ तो केवल इसलिए सिर मुड़वाकर मुझसे बाबू अमृत राय के सामने न निकला जाएगा। यह कहकर पूर्णा जमीन की तरफ ताकने लगी, मानो वह लज्जा गई। प्रेमा भी कुछ सोचने लगी। अपन सखी के सर में तेल मला, कंघी की, बाल गूथे और तब धीरे से आईना लाकर उसके सामने रख दिया। पूर्णा ने इधर 5 महीने से आईने का मुंह नहीं देखा था। वह समझती थी कि मेरी सूरत बिल्कुल उतर गई होगी, मगर अब जो देखा तो सिवाय इसके कि मुंह पीला पड़ गया था और कोई भेद मालूम न हुआ। मध्यम स्वर में बोली, प्रेमा, ईश्वर के लिए अब बस करो। भाग से यह सिंगार बदा नहीं है। पड़ोसिन देखेंगी तो न जाने क्या अपराध लगा दे। प्रेम उसकी सूरत को टकटकी लगाकर देख रही थी। यकाएक मुस्कुराकर बोली, सखी, तुम जानती हो मैंने तुम्हारे सिंगार क्यों किया? पूर्णा, मैं क्या जानूं, तुम्हारा जी चाहता क्या चाहता होगा। प्रेमा, इसलिए कि तुम उनके सामने इसी तरह जाओ। पूर्णा, तुम बड़ी खोटी हो। भला मैं उनके सामने इस तरह कैसे जाऊंगी? वह देखकर दिल में क्या कहेंगे। देखने वाले यूं ही बेसिर पैर की बातें करते हैं, तब तो और भी न मालूम क्या कहेंगे। थोड़ी देर तक ऐसे ही हंसी दिल लगी बातें चलती रही। प्रेमा ने कहा, सखी, अब तो अकेले नहीं रहा जाता, क्या हर्ज है, तुम भी यहीं उठाओ, हम तुम दोनों साथ रहे। पूर्णा, सखी, मेरे लिए इससे अधिक हर्ष की कौन सी बात होगी कि तुम्हारे साथ रहूं। मगर अब तो पैर फूंक फूंक कर धरना होता है। लोग तुम्हारे घर में ही राजी न होंगे, और अगर यह मान भी गए तो बिना बाबू अमृत राय की मर्जी के कैसे आ सकती हूँ। संसार के लोग भी कैसे अंधे हैं। ऐसे दयालु पुरुष कहते हैं कि ईसाई हो गया है। कहने वालों के मुंह से न मालूम कैसे ऐसी झूठी बातें निकलती है। मुझसे वह कहते थे कि मैं शीघ्र ही एक ऐसा स्थान बनाने वाला हूँ जहाँ अनाथ विधवाएं आकर रहेंगी। वहाँ उनके पालन पोषण और वस्त्र का प्रबंध किया जाएगा और उनके पढ़ना लिखना, पूजा पाठ करना सिखाया जाएगा। जिस आदमी के विचार ऐसे शुद्ध हो उसको वह लोग ईसाई और अधर्मी बताते हैं। जो भूल कर भी भिखमंगे को भीख नहीं देते, ऐसा अंधेर है। प्रेमा, बहन, संसार का यही है। अगर वह मुझे अपनी लौंडी बना लेते तो भी मेरा जीवन सफल हो जाता। ऐसे उदार चित्तदाता चेरी बनना भी कोई बड़ाई की बात है। पूर्णा, तुम उनकी चेरी काहे को बनेगी। वह तो आप तुम्हारे सेवक बनने के लिए तैयार बैठे हैं। तुम्हारे लाला जी ही नहीं मानते। विश्वास मानो, यदि तुमसे उनका ब्याह न हुआ तो वो कुंवारे ही रहेंगे। तो प्रेमा, यहाँ यही ठान ली है कि चेरी बनूंगी तो उन्हीं की। कुछ देर तक तो यही बातें हुई कि जब सूर्यास्त होने लगा तो प्रेमा ने कहा, चलो सखी, तुमको बगीचे की सैर करा लावे। जब से तुम्हारा आना जाना छोटा तब से मैं इधर भूल कर भी नहीं गई। पूर्णा, मेरे बाल खोल दो तो मैं चलूं। तुम्हारी भावस देखेगी तो ताना मारेगी। प्रेमा, उनके ताने का क्या डर, वह तो हवा से उलझा करती हैं। दोनों सखियां उठी और हाथ दिए कोठे से उतरकर फुलवारी में आई। यह एक छोटी सी बगिया थी जिसमें भांति भांति के फूल खिल रहे थे। प्रेमा को फूलों से बहुत प्रेम था। उसी ने अपनी दिल बहलावा के लिए बगिया लगाया था। एक माली इसी की देखभाल के लिए नौकर रखा गया था। बाग के बीचों बीच एक गोल चबूतरा बना हुआ था। दोनों सखियां इस चबूतरे पर बैठ गई।
इनको देखते ही माली बहुत सी कलियां एक साफ तरफ कपड़े में लपेट कर लाया। प्रेमा ने उनको पूर्णा को देना चाहा, मगर उसने बहुत उदास होकर कहा, बहन मुझे क्षमा करो, इनकी बूबास तुमको मुबारक हो। सुहाग के साथ मैंने फूल भी त्याग दिए। हाय, जिस दिन वह काल रूपी नदी में नहाने गए उस दिन ऐसे ही कालियों का हार बनाया था। वह हार धरा का धरा रह गया। तब से मैंने फूलों को हाथ नहीं लगाया। यह कहते कहते वह यक यक चौंक पड़ी और बोली, सखी अब मैं जाऊंगी, आज इतवार का दिन है, बाबू साहब आते होंगे। प्रेमा ने रोनी हंसकर कहा, नहीं सखी, अभी उनके आने में आधे घंटे की देर है। मुझे इस समय का ऐसा ठीक परिचय मिल गया है कि अगर कोठरी में बंद कर दो तो भी शायद गलती न करूं। सखी कहते लाज आती है, मैं घंटों बैठकर झरोकों से उनकी राह देखा करती हूँ। चंचल चित्त को बहुत समझाती हूँ पर मानता ही नहीं। पूर्णा ने उसको ढारस दिया और अपनी सखी से गले मिल शर्माती हुई घूंघट से चेहरे को छिपाकर अपने घर की तरफ चली और प्रेमी किसी के दर्शन की अभिलाषा कर महताबी पर जाकर टहलने लगी। पूर्णा के मकान पर पहुँचे ठीक आधी घड़ी हुई थी कि बाबू अमृत राय बाईसाइकिल पर फर फर करते आ पहुँचे। आज उन्होंने अंग्रेजी बाने की जगह बंगाली बाना धारण किया था, जो उन पर खूब सजता था। उनको देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि यह राजकुमार नहीं है। बाजारों में जब निकलते तो सबकी आंखें उन्हीं की तरफ उठती थी। रीति के विरुद्ध आज उनकी दाहिनी कलाई पर एक बहुत ही सुगंधित मनोहर बेल का हार लिपटा हुआ था, जिससे सुगंध उड़ रही थी और इस सुगंध से लेवेंडर की खुशबू मिलकर मानो सोने से सुहागा हो गया था। संदली रेशमी के बेलदार कुर्ते पर धानी रंग की रेशमी चादर हवा के मंद मंद झोंकों से लहरा लहरा कर एक अनोखी छवि दिखाती थी। उनकी आहट पाते ही बिल्लो घर में से निकल आई और उनको ले जाकर कमरे में बिठा दिया। अमृत राय, क्यों बिल्लो, सब कुशल है? बिल्लो, हाँ सरकार, सब कुशल है। अमृत राय, कोई तकलीफ तो नहीं है? बिल्लो, नहीं सरकार, कोई तकलीफ नहीं है। इतने में बैठके का भीतर वाला दरवाज़ा खुला और पूर्णा निकली। अमृत राय ने उनकी तरफ देखा तो अचंभे में आ गए और उनकी निगाह आप ही आप उसके चेहरे पर जम गई। पूर्णा मारे लज्जा के गड़ी जा रही थी कि आज क्यों यह मेरी ओर ऐसे ताक रहे हैं। वह भूल गई थी कि आज मैंने बालों में तेल डाला है, कंघी की है और माथे पर लाल बिंदी भी लगाई है। अमृत राय ने उसको इस मानव चुनाव के साथ कभी नहीं देखा था और न वह समझे थे कि यह ऐसी रूपवती होगी। कुछ देर तक तो पूर्णा सर नीचा किए खड़ी रही। यकाएक उसको अपने गूथे केस की सुधि आ गई और उसने झट लजाकर सर और भी निहुरा लिया। घूंघट को बढ़ाकर चेहरा छिपा लिया और यह ख्याल करके कि शायद बाबू साहब इस बनाव सिंगार से नाराज हो, वह बहुत ही भोलेपन के साथ बोली, मैं क्या करूं? मैं तो प्रेमा के घर गई थी, उन्होंने हट करके सर में तेल डालकर बाल गूंथ दिए। मैं कल सब बाल कटवा डालूंगी। ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसके बनाव सिंगार से अमृत राय पर पहले ही जादू चला था, अब इस भोलेपन ने और लुभा लिया। जवाब दिया, नहीं नहीं, तुम्हें कसम है, ऐसा हरगिज़ न करना। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी सखी ने तुम्हारे ऊपर यह कृपा की। अगर वह यहाँ इस समय होती तो इसके निहारे में मैं उसको धन्यवाद देता। पूर्णा पढ़ी लिखी औरत थी, इस इशारे को समझ गई और झपेर गर्दन नीचे कर ली। बाबू अमृत राय दिल में डर रहे थे कि कहीं इस छेड़ पर यह देवी रुष्ट न हो जाए, नहीं तो फिर मनाना कठिन हो जाएगा।
मगर जब उसे मुस्कुरा कर गर्दन नीची करते देखा तो और भी ढिठाई करके साहस हुआ। मैं तो समझता था प्रेमा मुझे भूल गई होगी, मगर मालूम होता है कि अभी तक मुझ पर कुछ कुछ स्नेह बाकी है। आपकी पूर्णा ने गर्दन उठाई और अमृत राय के चेहरे पर आंखें जमा कर बोली, जैसे कोई वकील किसी दुखियारे के लिए न्यायाधीश से अपील करता हो। बाबू साहब, आपको केवल इतना समझना है कि प्रेमा आपको भूल गई होगी। उन पर बड़ा भारी आपेच है। प्रेमा का प्रेम आपके निमित्त सच्चा है। आज उसकी दशा देखकर मैं अपनी विपत्ति भूल गई। वह गलकर आधी हो गई है। महीनों से खाना पीना नामात्र है। सारे दिन आनी कोठरी में पड़े पड़े रोया करती है। घर वाले लाख लाख समझाते मगर नहीं मानती। आज तो उसने आपको नाम लेकर कहा, सखी अगर चेरी बनूंगी तो उन्हीं की। यह समाचार सुनकर अमृत राय कुछ उदास हो गए। यह अग्नि जो कलेजे में सुलग रही थी और जिसको उन्होंने सामाजिक सुधार के राख तले दबा रखा था, इस समय क्षण भर के लिए धधक उठी। जी बेचैन होने लगा। दिल उकसाने लगा कि मुंशी बद्री प्रसाद का घर दूर नहीं है। दम भरे के लिए चल चलो, अभी सब काम हुआ जाता है। मगर फिर देश हित के उत्साह ने दिल को रोका। बोले, पूर्णा तुम जानती हो कि मुझे प्रेमा से कितनी मोहब्बत थी। 4 वर्ष तक मैं दिल में उसकी पूजा करता रहा, मगर बद्री प्रसाद ने मेरी दिनों की बधी हुई आस केवल इस बात पर तोड़ दी कि मैं सामाजिक सुधार का पक्षपाती हो गया हूँ। आखिर मैंने भी रो रो कर उस आग को बुझाया और अब तो दिल में एक दूसरी ही देवी की उपासना करने लगा है। अगर यह आस भी यूं ही टूट गई तो सत्य मानो बिना ब्याह ही रहूँगा। पूर्णा का अब तक यह ख्याल था कि बाबू अमृत राय प्रेमा से ब्याह करेंगे, मगर अब तो उसको मालूम हुआ कि उनका ब्याह कहीं और लग रहा है। तब उसको कुछ आश्चर्य हुआ। दिल से बातें करने लगी। प्यारी प्रेमा, क्या तेरी प्रीति का ऐसा दुखदाई परिणाम होगा? तेरो माँ बाप भाई बहन तेरी जान के ग्राह हो रहे हैं। यह बेचारा तो अभी तक तुझ पर जान देता है, चाहे वह अपने मुंह से कुछ भी ना कहे, मगर मेरा दिल गवाही देता है कि तेरी मोहब्बत उसकी रोम रोम में व्याप रही है। मगर जब तेरे मिलने की कोई आशा ही न हो तो बेचारी क्या करे, मजबूर होकर कहीं और ब्याह करेगा। इसमें सका क्या दोष है? मन में इस तरह विचार कर बोली, बाबू साहब आपको अधिकार है, जहाँ चाहो संबंध करो, मगर मैं ये कहूँगी कि अगर इस शहर में आपके जोड़ की कोई है तो वह प्रेमा है। अमृत, यह क्यों नहीं कहती कि यहाँ उनके योग्य कोई वर नहीं, इसीलिए तो मुंशी बद्री प्रसाद ने मुझे ठुकरा दिया। पूर्णा, यह आप कैसी बातें कहते हैं? प्रेमा और आपका जोड़ा ईश्वर ने अपने हाथ से बनाया है। अमृत, जब उनके योग्य मैं था, अब नहीं हूँ। पूर्णा, अच्छा आजकल किसकी यहाँ बातचीत हो रही है? अमृत राय मुस्कुराकर, नाम अभी नहीं बताऊंगा। बातचीत तो हो रही है, मगर अभी कोई पक्की उम्मीद नहीं है। पूर्णा, वाह, ऐसा भी कहीं हो सकता है? यहाँ ऐसा कौन रईस जो आपसे नाता करने में अपनी बड़ाई न समझता हो? अमृत, नहीं, कुछ बात ही ऐसी आ पड़ी है। पूर्णा, अगर मुझसे कोई काम हो सके तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। जो काम मेरे योग्य हो बता दीजिएगा। अमृत मुस्कुराकर बोले, तुम्हारी मर्जी बिना तो वह काम कभी पूरा ही नहीं हो सकता। तुम चाहो तो बहुत जल्द मेरा घर बच सकता है। पूर्णा बहुत प्रसन्न हुई कि मैं भी अब इनके कुछ काम आ सकूंगी। उसकी समझ में इस वाक्य के अर्थ नहीं आए कि तुम्हारी मर्जी हो तो वह काम पूरा हो सकता है। उसने समझा कि शायद मुझसे यही कहेंगे कि जाके लड़की को देख आए। 6 महीने के अंदर ही अंदर वह इसका अभिप्राय भली भांति समझ गई।
बाबू अमृत राय कुछ देर यहाँ वहाँ और बैठे। उनकी आंखें आज इधर उधर से घूम कर आती और पूर्णा के चेहरे पर गड़ जाती। वह कनकनिए से उनकी ओर ताकती तो उन्हें अपनी तरफ ताकते पाती। आखिर वह उठे और चलते समय बोले, पूर्णा, यह गजरा आज तुम्हारे वास्ते लाया हूँ। देखो इसमें से कैसी सुगंध उड़ रही है। पूर्णा भौचक्का हो गई। यह आज अनोखी बातें कैसे? 1 मिनट तक तो वह इस सोच विचार में थी, लूं या ना लूं। उन गजरों का ध्यान आया जो उसने अपने पति के लिए होली के दिन बनाए थे। फिर की कलियों का ख्याल आया। उसने इरादा किया, मैं ना लूँगी। जवाब ने कहा, मैं इसे लेकर क्या करूँगी? मगर हाथ आप पड़ गए। बाबू साहब ने खुश होकर गजरा उसके हाथ में पहना दिया। उसको खूब नज़र भर देखा, फिर बाहर निकल आए और पैर गाड़ी पर सवार होकर रवाना हो गए। पूर्णा कई मिनट तक सन्नाटे में खड़ी रही। वह सोचती थी कि मैंने तो गजरा लेने से इनकार किया था, फिर यह मेरे हाथ में कैसे आ गया? जी चाह कि फेंक दे, मगर फिर यह ख्याल पलट गया। उसने गजरे को हाथ में पहन लिया। हाथ उस समय भी भोली भाली पूर्णा के समझ में न आया कि इस जुमले का क्या मतलब है कि तुम चाहो तो बहुत जल्दी मेरा घर बस सकता है। उधर प्रेमा महताबी पर टहल रही थी। उसने बाबू साहब को आते देखा था। उनकी सच धज उसकी आंखों में खूब गई थी। उसने उन्हें कभी इस बनाव के साथ नहीं देखा था। वह सोच रही थी कि आज इनके हाथ में गजरा क्यों है। उसकी आंखें पूर्णा की घर की तरफ लगी हुई थी। उसका जी झुझला रहा था कि वह आज इतनी देर क्यों लगा रहे हैं। एकाएक बैलगाड़ी दिखाई दी। उसने फिर बाबू साहब को देखा। चेहरा खिला हुआ था। कलाइयों पर नज़र पड़ी गई। हाय, वह गजरा क्या हो गया?